नरसिंहपुर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हुए शामिल। उन्नत व्यापारियों को किया सम्मानित। पूर्व प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की सूची जारी। 4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बारिश के चलते सोयाबीन की फसल नष्ट। किसान प्रशासन से मुआवजे की कर रहे आस। सांसद ने किसानों को सर्वे का दिया आश्वासन। तामिया में बढ़ रहे अवैध शराब तस्करी के मामले। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कर रही कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कटनी में जेल के अंदर हुई हिंसा। कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। इलाज के बाद में वापस भेजा गया जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का आयोजन केरवा डैम स्थित शारदा विहार आवासीय विद्यालय परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में आपके साथ मंच साझा किया। वो पुराना गाना था जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हम सबके लिए मंच पर ही मौजूद भारत सरकार के मंत्री और गायत्री परिवार के अनन्य साधक डीडी उइके जी, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण कुशमरिया जी, माननीय जगदीश कुलबे जी, माननीय केदार प्रसाद दुबे जी, माननीय राजेश पटेल जी, माननीय विवेक जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से और देश से आए स्वनाम धन्य सभी युवा मित्रों, साथियों और मेरे मार्गदर्शक बंधुओं, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्रांति युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई है। और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए, इसको बोलने के लिए, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोबेश मध्यप्रदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रवाह से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाते हैं। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके, मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं। आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धारा दी, और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया, और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ
गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये केवल जियो और जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया। और नमस्कार का क्या आनंद होता है, ये भी दुनिया ने महसूस किया है, ये हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जब शिक्षा मंत्री गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में भी डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं ये मान के चलता हूं, शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया है, वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वालों को, न बोलने वालों को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी गुरुजी, बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था, न क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना है, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार ने जो काम किया वाकई अद्भुत। इसी की तो आवश्यकता है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उनके भी हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़ते। ये करके दिखाने का मार्ग है, ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल, और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा उनकी क्या हो सकती है। राजनीतिक आदमी है तो क्या हो गया, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं। अपने बीच में से जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार में जैसे
हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल के उस घड़े में आगे कि नहीं आगे। गायत्री परिवार ये उदाहरण डाला करके दिखाता है, इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिले। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना था, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति है, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होती है, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.26 अंश पे झुकी हुई है, और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा। उज्जैन का वो हमारा विश्व का 300 साल पुराना गौरवशाली इतिहास था जब हम अपने समय की शुद्धता की गणना करते थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारे ऐसे कई मानबिंदुओं को खंडित करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक समय की गणना होती रही। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उनने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी। हालांकि वो चालाकी से कर दी, उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? न तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उनने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक आईआईटी के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे कैसे हो सकते? तो बाकी के 6 घंटे क्या करने वाले? तो उसको उनने वापस थोड़ा सा संशोधित किया कि ये 60 मिनट का हिसाब नहीं हो सकता, आपके हिसाब से करना तो इसको 48 मिनट में करना पड़ेगा। तो 48 मिनट करेंगे मतलब हमारा एक मुहूर्त हो गया। तो सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक के 15 मुहूर्त और शाम को रात्रिकालीन मुहूर्त भी, वो भी इस सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के 15 मुहूर्त, ये 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो 6 घंटे अपने हाथ में आ गए और इससे हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 में 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ने पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है? ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहां जाते हैं? तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंतर चलता है, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे अपने विचार यात्रा के, निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा करता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नरसिंहपुर के करेली में आत्मनिर्भर भारत को लेकर संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत, ग्रामीण और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिरकत कर प्रबुद्ध वर्ग और व्यापारियों से संवाद किया। उन्नत व्यापारियों को सम्मानित कर विधानसभा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशी उत्पादों और देशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की बात कहते हुए मन से ही अपने संसद भवन में लुंगी पहनकर जाने के प्रसंग को सुनाया। उनका मतलब साफ था कि हमें अपनी पहचान को लेकर शर्म करनी नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सरकार संकल्पित है और यही वजह है कि छोटे व्यवसायियों और समूहों को पूरा सहयोग सरकार कर रही है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। देखेंगे तो पूरा फोकस एरिया वही है और हमने जो लक्षित आर्थिक स्वावलंबन की बात कही थी वो हमने सरकारी तौर पर प्राप्त की है, लेकिन हमें सबसे जो तेज गति चाहिए और गति के साथ में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें लोगों की बैसाखियां नहीं चाहिए और इसलिए लघु उद्योग बड़ी ताकत है, चाहे हमारे समूह हो, स्व सहायता समूह या लघु उद्योग। अगर हमको इस तीसरे पायदान से कोई दूसरे और पहले पायदान पर जाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि आम नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति वो स्वावलंबी हो। तो आत्मनिर्भरता का जो हमारा सामर्थ्य है वो निश्चित रूप से सफल है और इसलिए समूह और लघु उद्योग ये दो बड़ी ताकत है। बीजेपी ने कुछ दिन पूर्व प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इंदौर जिले से 4 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पदाधिकारियों का बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि पदाधिकारियों की जानकारी मुझे 8 दिन पहले मिल चुकी थी। पार्टी का नेता होने के नाते ये बात हजम कर गया था, मैंने किसी से नहीं बोला था। इसके साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति में जब जब अवसर मिला मैं गौरव जी को आगे बढ़ने का काम किया है। महामंत्री बनने के बाद से ही आपको बताते चले कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से बड़ा बयान जारी किया है। कहा कि मुझे 8 दिन पहले मिल चुकी थी, पार्टी का नेता होने के नाते ये बात हजम कर गया था, मैंने किसी से नहीं बोला था। इसके साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति में जब जब अवसर मिला है मैं गौरव जी को आगे बढ़ने का काम भी किया है। महामंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मंत्री के विरोध के बाद भी गौरव महामंत्री बन गए हैं। मंत्री विजयवर्गीय बोले, मैं जो पौधा लगाता हूं उसे कभी काटता नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे 8 दिन पहले मालूम था कि निशांत जी महामंत्री बनने वाले हैं और गौरव जी उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। फर्क इतना रहा कि महामंत्री बन गए हैं और निशांत जी उपाध्यक्ष बन गए हैं। राजनीति में जब जब अवसर मिला गौरव जी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये महामंत्री बन गया, उसके बाद से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मंत्री के विरोध के बाद भी तो एक बात सब लोग ध्यान रखें, मैं जो पौधा लगाता हूं ना उसको कभी काटता नहीं और बोल सकता हूं कि तुम्हारी गलती है, उनको ध्यान देना चाहिए। तो बोला है मैंने इनको कई बार, इनसे पूछ लीजिए, मुंह पे बोला, ऐसा नहीं बोलता हूं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि संगठन के साथ मैं बोल देता हूं। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त की है, जिसमें सभी एसएसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सहित 500 से अधिक पुलिस जवान गश्त पर निकले हुए थे। इस दौरान 600 से भी ज्यादा गुंडों और हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को चेक किया गया। वहीं 10 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ये कॉम्बिंग गश्त पूरी रात चलती रही, जिसमें एसपी प्रदीप शर्मा घोड़े पर सवार होकर निकले। आज जैसा आप लोगों को पता है कि त्योहारों के बाद आज एक सघन चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया गया है। दिन में हमने सोशल मीडिया और जो पुराने गुंडे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई की है और जो नए लड़के जो इसमें सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं उनके माता पिताओं को समझाइश भी दी है। अभी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सारे थाना प्रभारी, सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी, सभी लोग कोम्बिंग गश्त पे निकले हैं। घुड़सवार दल के साथ हम लोग भी हैं और बीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, ये सभी सेंसिटिव लोकेशंस को टेस्ट चेक करेगा। साथ ही जो पुराने वारंटी हैं और आपराधिक तत्व हैं उनके भी सकूनत पे उनकी चेकिंग की जाएगी। नरसिंहपुर जिले में अन्नदाता संकट में है। अत्यधिक बारिश के चलते सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालात यहां तक आ गए हैं कि लागत भी निकालना मुश्किल हो गया है। ऊपर से मौसम का मिजाज आज भी अन्नदाता के खिलाफ ही समझ आता है। पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन के खेतों में आज भी बारिश का पानी भरा है। किसान प्रशासन से मुआवजे की आस में अपनी बर्बाद हुई फसल को खेतों में खड़े रखने को मजबूर है। बावजूद जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे कर रहे हैं और आज से करीब 15 दिन पहले स्थानीय सांसद ने किसानों को सर्वे का आश्वासन दिया था और खेतों में प्रशासन दूर नजर आता है। कितनी बड़ी समस्या? सोयाबीन का खराब होना, ये मुरझाते हुए चेहरे देख रहे हैं आप किसानों की। ये चेहरे बता रहे हैं कि किसान ने दीपावली कैसे मनाई। चौधरी दर्शन सिंह हमारे सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद, उन्होंने कहा था आज से 15 दिन पहले की सोयाबीन का मुआवजा नरसिंहपुर जिले में चालू होगा, सर्वे चालू होगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा। न सर्वे चालू हुआ, न मुआवजा का आता पता है कोई। यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी आके नहीं भटका, किसानों को दिलासा नहीं दिया। किसानों की ये स्थिति बनी है कि कुछ लोग आत्महत्या की कगार पर जीवन यापन कर रहे हैं। सोयाबीन की फसल चली गई, आने वाली फसल भी जाने की कगार पे। दिक्कत अकेली ये नहीं कि सोयाबीन चला गया, दिक्कत यह है कि आज भी बारिश हो रही, समझ नहीं पा रहे किसान कि आने वाली फसल की खेती कैसे करेंगे। चना मसूर की बोनी का समय निकला जा रहा है। कुछ नहीं है उसमें, तो मतलब तो खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। क्या हुआ? बारिश ने कर दिया खराब सब, बारिश ने। अब तो हमें कोई आशा ही नहीं है, कच्चूर या दूसरी फसल की भी आशा नहीं है। भिंड में किराना दुकान में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आपको बताते चलें कि जानकारी के अनुसार आतेर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास में विश्राम सिंह नामक युवक की किराने की दुकान थी और दुकान के सामने ही दुकानदार अंडे का ठेला लगाता था। तभी अचानक से उसकी दुकान में आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसके पास तक पहुंचना भी दूभर हो गया। और आसपास की अगर बात की जाए तो यहां पर लोगों में खौफ का माहौल है और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ले लिया विशाल रूप। 4-5 जने लड़ाई रही, मारपीट करी, वहां पर तेज आप साइफोन में भी फेंकी, थोड़ी आंच लग गई, एकदम बिना पकड़ा पकड़ी करी दोनों, तो वो भाग बैठ गई वहाँ। कौन लोग थे? ये तो पता नहीं क्या थे, सब कोई चले गए सुबह। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या? हमारा विश्राम। इंदौर में किन्नर विवाद में 10,000 के इनामी राजा हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भेष बदलकर अपने रिश्तेदार के घर पर छिपा हुआ था। फरार 3 आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा था। आरोपी राजा को जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तामिया में अवैध शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस शराब की तस्करी करने वाले आरोपी पर कार्रवाई कर रही है और इसके बाद भी शराब तस्कर अवैध रूप से शराब ग्रामीण अंचल के किराना दुकान, पान के ठेले में पहुंचाते देखे जा सकते हैं। पहाड़ी गांव के हर चौक में शराब बेची जा रही है और इन सब की शिकायत मिलने पर तामिया थाने के टीआई जैतवार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तामिया थाना क्षेत्र के बाकी में नाकाबंदी करते हुए एक पिकअप वाहन से 9 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 81 लीटर शराब जब्त की गई है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा द्वारा अवैध शराब एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि दिनांक 25/10/25 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई, जिसमें श्रीमान एमपीपी महोदय द्वारा उचित मार्गदर्शन के आधार पर मौके पे तामिया पुलिस पहुंची, जो कि पिकअप को चेक करने पे उसमें 9 कार्टून अंग्रेजी देसी मदिरा के पाए गए।
हरई थाना अंतर्गत ग्राम भेड़ा की नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। साथ ही शरीर पर चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताई गई। 2 दिन पूर्व में ग्राम भेड़ा की मड़ई में युवक के साथ कुछ लोगों ने विवाद किया था। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ युवकों ने मारपीट करने के बाद मृतक युवक को नदी में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कटनी जिला जेल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर जिला जेल की दीवारों के भीतर हिंसा हुई है। रोहित चंचलानी हत्याकांड का आरोपी दीपक मोटवानी फिर से सुर्खियों में है। एक विचाराधीन कैदी दीपक अहिरवार ने जेल में तंबाकू पकड़वाई थी, जिससे हत्याकांड के आरोपी दीपक मोटवानी ने उसे पीटा। इससे आहत होकर दीपक अहिरवार ने अपना गला मच्छरदानी बांधने वाली तार से रेत लिया है। साथ ही आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप मच गया। सिपाहियों की नजर पड़ने से उनकी जान बच गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर वापस जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।